आज बात कल जाए भारत के प्राचीन इतिहास लेक्चर नंबर 2 के ब्राह्मणेतर साहित्य में एक पहले जो ना ब्राह्मण साहित्य चलल है। ब्राह्मणेतर साहित्य में दू ठे पढ़ाई के हमने के एक ठे बौद्ध धर्म पढ़ाई के का पढ़ाई के बौद्ध साहित्य और एक ठे पढ़ाई के है जैन साहित्य। तो जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में कुछ बात याद रखे कि हमने के जौने के तथ्य पे बहुत ज्यादा प्रश्न आवत है। ठीक देखा एमन हमने के सबसे पहले तो पिटक के बारे में याद करें कि जौन त्रिपिटक है। त्रिपिटक के बारे में हमने क्या याद रखे चाहिए। त्रिपिटक के बारे में एक आगे जैसे भी जायल जाई हमने के भाषा पूछल जा सकती है से पाली भाषा एकर कौन भाषा पाली भाषा। देखा पाली भाषा के बाद एमन भी वर्णन हमने कल जाई जौन सबसे अधिक बार पूछल गया है। तो पाली भाषा के बाद एकर जौन विखंडन यानी बौद्ध साहित्य में जो विखंडन देखने को मिला है उसको देखेंगे। तो देखा बौद्ध साहित्य में जो विखंडन हुआ है एक तो पाली भाषा के अंतर्गत दूसरा हीनयान और महायान। हीनयान और महायान देखा इतनी के बारे में अध्ययन करे हमने के सबसे पहले बात है कि एक ही तौलन नोट करे की है। नोट करे के पड़ी त्रिपिटक। अब त्रिपिटक से का प्रश्न पूछल जा सकता है ओके तनी जिक्र कल जाए। त्रिपिटक में 3 पिटक के जौन हमने नाम बताओ जाई एक है विनय पिटक। विनय पिटक के बाद जब आवत है तो ओकरे बाद सुत पिटक। सुत पिटक ओकरे बाद हमने बात कही जाई अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक सब का सब नोट करत जा। अब देखिए पाली भाषा जो है पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य जब पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया तो बताना उस समय की पाली भाषा में लिखा गया है। अब देखा पाली भाषा में जितना भी शब्द लिखल है ओमन इतिहास बुद्ध के पुनर्जन्म के यानी एमन जातक कथा इठावेले यानी पाली भाषा में तो जातक कथा का वर्णन है। जातक कथा। अब जातक कथा क्या चीज है तो जातक कथा में ये है कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन कल गया है। यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुई फिर वापस आई है कलयुग में। ठीक ओकरे बाद देखा हीनयान यानी अब पाली भाषा में 2 और ग्रंथ देखिए छूट गए तो 2 और ग्रंथ पाली भाषा में एक बात कल जाए। एक है दीपवंश पाली भाषा में 2 है याद रखिया। एक है दीपवंश है और दूसरा जौन है महावंश। एक दीपवंश और दूसरा का है महावंश। तो देखा भाई दिखाई देता कि नहीं ये दीपवंश और महावंश। चलिए ठीक तो दीपवंश और महावंश का हीनयान और महायान में का बा देखिए धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था उस समय। तो हीनयान का मतलब हीन का मतलब होता है कि तुच्छ या कम। यान का मतलब जहाज जो ले जाने वाला एक वाहन कह सकते हैं। यानी जे बौद्ध धर्म के तुच्छ में रहे ओके हमने हीनयान कहल जाले और जौन ओकर बड़ी शाखा रहे ओके हमने महायान कहल जाई। तो हीनयान में एक ठे ग्रंथ लिखल गया जौने का नाम रहा कथा वस्तु। याद रखिए लोगन कथा वस्तु पूछल जा सकता है कि हीनयान के प्रमुख ग्रंथ का नाम का है तो बताइए कथा वस्तु। वैसे ही मन भी पूछल जा सकता है कि महायान के ग्रंथ जौन प्रमुख का है तो याद रखिए लोगन ललित विस्तार का याद रखे के है ललित विस्तार और दिव्यदान। ललित विस्तार और दिव्यदान याद रखना है। चला अब हमने एक एक बात कर ले। अभी जैन साहित्य में तो बात नहीं करेंगे पहले बौद्ध साहित्य के तो निपटा देवल जाए मन। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखा जौन एमन हमने जौन पिटक का बात की नहीं त्रिपिटक तो अब पॉइंट नोट करते जाइए। त्रिपिटक ये बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है।
या संकलित ग्रंथ है, तो संकलन है लिख देते हैं, आप समझ लीजिए इसको। इसमें जो विनय पिटक भाई का कहते, विनय पिटक जैसे आदर्शों के बारे में बात करता है, आदर्श कैसे करना है, कैसे सत्कार किसी का करना है, कैसे सम्मान करना है, उसके बारे में विनय पिटक में लिखा गया है। तो कहा जाएगा इसमें आचार तथा संघ संबंधित नियम। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि विनय पिटक में क्या चीज वर्णन किया गया है, तो बताइएगा आचार तथा संघ संबंधित नियम। दूसरा भाई का है, दूसरा है सुत्त पिटक। देखा सुत्त पिटक में ये मन देखा आचार संबंधी भल, तो सुत्त पिटक में उनके धर्म के मतलब धर्मोपदेश है, धर्मोपदेश। तो धर्म को उपदेश का अगर कौनो वर्णन कल गए जो ग्रंथ में, ओके हमने सुत्त पिटक कहा जले। तीसरा है लास्ट अभिधम्म पिटक। चला भाई देख लिया अभिधम्म पिटक। देखा अभिधम्म पिटक में बौद्ध के जो दार्शनिक नियम है या दार्शनिक सिद्धांत है उनको दिया गया है, तो लिख देते हैं दार्शनिक सिद्धांत। एक तो गलत होला बहुत ज्यादा, दार्शनिक सिद्धांत। चला भैया, तो त्रिपिटक हमने निपट लानी। ऐसे जितना भी प्रश्न पूछल जाई तो पिटक से संबंधित एक हमने निकाल गई। एक आत्मा भी कहा जाले, बौद्ध धर्म की आत्मा भी कहा जाता है पिटक को, नोट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अब देखिए अगला था पाली भाषा, यानी पाली भाषा में जो दीपवंश, यानी हम पहले कह सकते हैं बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखित है, पाली भाषा में लिखा गया है। एक तो ही बात समझल गए हमने। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है। जातक कथाओं में बौद्ध के, ऐसे लिखते हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन है। किसका वर्णन है? पुनर्जन्म का। एक बात देखल जाए दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश ग्रंथ में मौर्यकालीन, किसका भैया? मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है, इतिहास का वर्णन मिलता है। तो पूछल जाइए अगर कि दीपवंश और महावंश पहली बात तो के ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, तो बताइए लोगों की ये जो ग्रंथ है उस संबंधित है बौद्ध धर्म से। फिर पूछा जाएगा आपसे मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है किस ग्रंथ में, तो बताना दीपवंश और महावंश में। अब एक बात देखल जाए का घटना घटल। एक बात आवत है हीनयान और महायान, यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। नाम था हीनयान और दूसरा महायान। ठीक, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ तो लिखाई दिए हैं, बार बार समय नुकसान करने से कोई मतलब है नहीं। दूसरा है महायान, ये हमने समझ लानी है। चलो, तो हमने के बौद्ध धर्म से देखा जितनी भी इंपॉर्टेंट पूछल जाता है सब जितना हम वर्णन करब सब के सब वो मन मिली, ऐसा रहबे न करी कि छूट जाए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। देखा ये जो सब जिक्र होता प्राचीन इतिहास के जानकारी कैसे कैसे मिले ले,
तो हमने बात कैले रानी प्राचीन इतिहास के जानकारी जवन है, एक ठे मिलला साहित्य से और दूसरा मिलला पुरातात्विक साक्ष्यों से। तो जवन साहित्यिक साक्ष्य है ओमन हमने अबन पढ़त ही, फिर हमने पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ ली, फिर ओकरे बाद जो बौद्ध वौद्ध का है एक अलग से चैप्टर आएगा उसमें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य के अगले जैन साहित्य की। तो हेडिंग भाई लगावा जैन साहित्य। तो जैन साहित्य के हेडिंग पढ़ी। अब जैन साहित्य के हमने जौन जैन धर्म है ओके हमने आगम भी कहा जाले, यानी जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। अच्छा, इसी साहित्य में हमको जो मिलेगा वर्णन वो भद्रबाहु चरित्र का, यानी इसमें भद्रबाहु चरित, फिर भगवती सूत्र का, भगवती सूत्र, फिर कह सकते हैं कालिका पुराण, पुराण इत्यादि का संकलन है, इत्यादि का संकलन है। चलिए, इत्यादि का संकलन है यानी इसी में इस आगम जो साहित्य है इसमें आगम साहित्य, जैन साहित्य को आगम साहित्य। तो पूछा जाए आगम साहित्य में का लिखल है, तब भद्रबाहु के चरित्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण इत्यादि का संकलन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एकरे बाद अगर बात हमने कही जाए तो एक कल्प सूत्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र। देखा, कल्प सूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये कल्प सूत्र के जौन रचना कैल गई है, पहली बात तो एमन का लिखल है, एमन जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। जो उनको तीर्थंकर कहा जाता है उनके जीवन चरित्र को बताया गया है। हम लिख सकते हैं तीर्थंकरों जीवन चरित्र के बारे में है। तो बताइए कल्प सूत्र क्या है? तो कहेंगे भाई कल्प सूत्र जो है जैन साहित्य के तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, कल्प सूत्र भाई लिखल है कि यो प्रश्न उठ सकता है। तो कल्प सूत्र जो लिखे हैं वो भद्रबाहु, बहना लोगों ने मन देखला है भद्रबाहु चरित्र, तो वो लिखला हूँ हमारे की भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु इसके रचनाकार थे या संकलनकर्ता थे, जो भी आप कह लीजिए। तो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमने जिक्र किया था, सोचा लोगन हमने एक बाद कौन जिक्र कैले रहे? सोचिए भाई, हम लोग इसके बारे में जिक्र किए थे लौकिक साहित्य की, लौकिक साहित्य। देखा, लौकिक साहित्य में यह ज्यादा कुछ ना दिमाग लगावे के है। तो अक्सर देखा तो बा कि जौन प्रश्न आवत है एग्जाम में वही पूछल जाता कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। जैसे पूछा गया कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो ऐसे जितना भी है बृहद कथा मंजरी वगैरह सब कुछ लौकिक साहित्य में आता है। आपको इसका मतलब इसमें पुस्तकों के बारे में पढ़ना है, जो हम आपको बताते हैं कि लौकिक साहित्य में पुस्तक एवं उनके रचना करता है सबसे ज्यादा भाई पूछल गया है। तो याद रखिए, जो लिखावत है नोट कर जा भाई। तो आपका लौकिक साहित्य में रचनाकार साहित्य और साहित्यकार पढ़ लेना है। देखा, सबसे पहले अष्टधाई पाणिनि, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त, महाभाष्य पतंजलि, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे थे, हर्षचरित्र बाणभट्ट,
पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, राज तरंगिणी कल्हड़। अब साहित्य और साहित्यकार की बात भाई कर ला। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्यायन, अमरकोश अमर सिंह, मेघदूत कालिदास, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। वैसे आर्यभट्ट आर्यभट्टियम भी लिखे थे। तो ऐसा जब पूछा जाएगा, देखिए जो हम लिखवाए हैं ये सबसे ज्यादा बार पूछल गए, सबसे ज्यादा बार। याद रखिए कि जितना भी हो सके पहले कोशिश कैल करा, एक बार में रट्टा के पूरा प्रयास न रहे, दो दो तीन तीन कह कह के पढ़ले पे पूरा का पूरा याद हो जाए, कौनो ज्यादा समस्या ना आई याद के लिए में। चलो हमने बात कर लिया करी बात। देखिए लौकिक साहित्य की तो बात हम कर लिए, एकरे बाद जौन भी बात आवत है वो आवत है विदेशी, यानी विदेशियों का आगमन या यूनानी। इसका हो जाएगा, चलिए यूनान। देखिए यूनानी यानी हम लोग कह सकते हैं जो विदेशी लेखक। पहले तो इसे करें, पहले देखो भाई इसे, विदेशी लेखक, विदेशी लेखक। जब ने विदेशी लेखक की बात कही जाई तो एमन हम एकदम वर्णन कह दे वही लिया कि ताकि कहीं भटके के न पड़ी बाती खातिर, कौने बाती खातिर। देखा पहले यूनान के लेखक के बारे में हमने पढ़ लेवल गयल, फिर ओकरे बाद हमने बात कही जाई चीन के यात्री वात्री के बारे में बात कही जाई। जब चीनी यात्री हो जी हैं फिर ओकरे बाद हमने अरबी बात कही जाई। पहले यूनान का बात कही जाई, फिर चीन का बात कही जाई, फिर अरबी की बात कही जाई। यानी अरबी में हो जाएगा। तो हम लोगों को तीन पढ़ना है, यूनान का, चीन का और अरबी, इन तीनों का। अब देखा यूनान में जौन तोलन के बार बार नाम पूछल जात है, परेशान हवा लोगन, उसे देखा का ओकर निवारण का हो सकत है। तो यूनान के लेखक में देखा पहली बात है एक हिस्टोरिका नामक यानी इतिहास के जनक हेरोडोटस को सबसे पहले याद कर लो। हेरोडोटस इतिहास के भैया न जनक काल जाला, हेरोडोटस। इनकर पुस्तक का नाम रही, चलो लिखवा दे आगे, पहले नाम तो देख लो जाए। नाम रहा है हेरोडोटस। अब देखा सिकंदर आया ना, तो सिकंदर के साथ है तीन ठे लेखक, यानी सिकंदर आया था भाई, सिकंदर, सिकंदर। तो सिकंदर के साथ तीन ठे लेखक इन्हें भारत, एक निर्याकस, सब कस कस वाले थे, निर्याकस। फिर आने, अगला था आने सिक्रेटस। फिर था आरिस्टोबुलस, आरिस्टोबुलस। तो हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाला निर्याकस, आने सिक्रेटस, आरिस्टोबुलस थी। फिर उसके बाद सिकंदर के बाद कुछ आए थे राजदूत बनकर दरबार में, तो राजदूत आए थे, वो भी लेखक ही कार थे, जैसे मेगास्थनीज। जैसे बात करें मेगास्थनीज के बाद डायमेकस, डायमेकस, डायमेकस। फिर मेगास्थनीज हुआ, डायमेकस हुआ। इसके बाद मेगास्थनीज और डायमेकस के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो डायनोसियस, डायनियोसियस, डायनियोसियस, ऐसे डायनोसियस कर देंगे, डायनोसियस। चलिए, तो ये चीजें देखिए हमें विदेशी लेखकों के बारे में हमने देखा। उसी प्रकार चीन का भी हम बात करेंगे, उसी प्रकार हम अरबी का भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले एक एक का बात हम कर लेते हैं। देखा जब पहले नाम लिखे नहीं यूनान का, हमने लिखा जाता है यूनान। तो यूनान में हेरोडोटस हमने नाम लिखाया था, हेरोडोटस।
इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक थी उसे हिस्टोरिका कहा जाता है, हिस्टोरिका। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, उसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। और सिकंदर के साथ आने वाले तो हम दिखाई दिए हैं सबका। उसके बाद हम देखते हैं, एक देखिए एक छूट प्लीनी नहीं लिखवाए, वो भी इसी में था, चलिए लिखवा देते हैं, जगह नहीं थी। तो प्लीनी, देखिए प्लीनी जो है इसकी पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री। पुस्तक क्या थी? नेचुरल हिस्ट्री। ई अपने पुस्तक में वर्णन खाली कैले रहने की जो भारत में रहे वाले कितना जीव हमें, कितना पेड़ पौधा हमें, सबके बारे में प्लीनी एक पुस्तक बनैने जौने का नाम रहा नेचुरल हिस्ट्री, कुल वही में लिख देना भाई। चल अब देखा, एकरे बाद जौन बात हमने कह जाई टालमी के, वो भाई छूट गया लाना में। टालमी के जियोग्राफी भाई लिख ले रहने, जियोग्राफी क्या लिखे थे? जियोग्राफी। सबसे पहले यह बतैले रहना टालमी कि जौन सूर्य है एक कक्षा में ना, पृथ्वी जौन है एक कक्षा में स्थिर रहला, और जौन सूर्य है ओकरे इर्द गिर्द घूमला, फिर बादे के इनकर कुल थ्योरा बेकार हुआ। चला आगे देखल जाए। यूनान के बाद अगर हमने बात कर जाए तो चीनी यात्री, चीनी शुगर वाली चीनी यात्री। देखा चीनी यात्री में हमने जो सबसे ज्यादा हमने से पूछल जाला, एमन 3 ठे यात्री के याद कैले रहिया। एक ठे रही तोहार फाहियान, फाहियान। फिर था एक आपका हवेनसांग, फिर इतसिंग। अब देखा जो फाहियान है इसकी पुस्तक लिखी गई थी, इसका तो ज्यादा नहीं पूछता, इन दोनों का हम लिखवा देते पुस्तक। इसके पुस्तक का नाम था फूकोकी, अजबो नामो ऐसा लिखा है फूकोकी। इनके पुस्तक का भैया नाम रहा है सी यू की। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जेके हमने विक्रमादित्य कहल जाले, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कब आया था? तो 5वीं सदी में आया था, यानी 5वीं ईसा पूर्व। आप कह सकते हैं कि 5वीं सदी, नहीं तो कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 5वीं सदी में। अब सी यू की उखरे बाद 7वीं सदी में आया था। किसके दरबार में पूछा जाता है? तो हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में। एटे इनकर भैया पूछल जाले इत सिंह के, तो इत सिंह खाली पूछल गया कि कब आया हमें, तो बता दिया लोगन 7वीं शताब्दी में। चला एक बाद हमने बात कर ली अरब से आने वाले लेखक या अरबी लेखक। मैंने बात कर ले भाई अरब। जो अरब से आल है उमन सबसे पहला अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछल जाला तो पूछल जाले अल बरूनी, जेके अबू रेहान भी कहल जाले। देखा पूछल जा सकत भाई, कुछ भी हो सकत है। अल बरूनी, अबू रेहान के नाम से जान, अबू रेहान भी इसको कहा जाता है। तो जौन अल बरूनी था, इकर जौन भैया कहानी है वो 21वीं शताब्दी का है। 11वीं, हम 21वीं बता रहे, 11वीं शताब्दी, शताब्दी साफ साफ लिखें, शताब्दी 11वीं शताब्दी। आयल के करे साथे रहना है, आयल रहना है मोहम्मद ना महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, गजनबी के साथ आया था, के साथ आया था।
अब भाई जब इनका साहित्य में वर्णन कल गल नाम, तो इनकर एक पुस्तक ही लिखले रहना, पुस्तक नाम रहे तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, तहकीक ए हिंद, या कहा जाए किताबुल हिंद, किताबुल ए हिंद। चला, अब ये पुस्तक भाई अरबी भाषा में लिखना ना, जब पुस्तक लिखले हुई है तो अपने भाषा में लिखले हुई है, काहे जानकारी तो रहल ना हुई, हुई भी कैसे भाई, पहली बार सब घूमा आयल हमें, कैसे हुई। तो ई जौन तहकीके हिंद है, ये मन एक बात नोट तो हलन करे पड़ी, बहुत कम लोग जाना लेके, तो नोट एक बात करे पड़ी। जॉन एडवर्ड एठे सचायू, वो अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था, यानी तहकीक ए हिंद का वर्णन एडवर्ड सचायू ने, एडवर्ड सचायू ने, सचायू ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, अनुवाद किया। चला, इनसे इतनी बात हो गई भाई। एक और बात हुई जौन 14वीं ईस्वी में हमने बात कही, बात कही जाता है इब्न बतूता, बहुत बार पूछल गल भैया, इब्न बतूता। देखा, इब्न बतूता के बारे में प्रश्न अक्सर आवत रहा, तो याद रखिए इनके बारे में, टेंशन तो बिल्कुल ना याद लेवे के है, याद करे खातिर टेंशन ना, वीडियो पूरा देखा, सबके सब समझ में आई। हम आज थोड़ा सा एके बहुत सरलता प्रदर्शित करे खातिर हमने अपने भाषा में एके आज वर्णन कैल जाता है। देखा भाई, चैनल के अगर सब्सक्राइब ना के लिए, पहले चैनल के सब्सक्राइब कैला, लाइक करा, शेयर करा भाई। चला, इब्न बतूता जो है कि ये मोरक्को देश का था, कहाँ, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, वहां से आया था मोरक्को। कहाँ आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के दरबार में आया था भाई। जब मोरक्को के यात्री इब्न बतूता इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तो बहुत सेवा सत्कार भयल। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रसन्न था आने से, तो उसने क्या किया कि इनके भाई दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, दिल्ली का काजी बना दिया भाई, दिल्ली का काजी पद दिया, काजी पद दे दिया। तो दिल्ली का काजी पद दे दिया भाई किनको, इब्न बतूता को। बाद में इनके चीन भेज दिया था, यानी चीन में दूध बनाकर भेज दिया, यानी बाद में अपना दूध बनाकर चीन भेजा। तो याद रखिए लोगन, बादे के दूध बना के चीन भेज डाले रहना इब्न बतूता। तो सबसे अधिक बार जो पूछल गए प्रश्न का एक बार हम जिक्र कर लेते हैं, हमारे बतैले कि भाई ऐसा लगत हुई कि भाई प्रश्न कैसे आई। प्रश्न ऐसे ही आएगा, देखिए वो पूछेगा आपसे कि बताइए कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका या मोरक्को का था। फिर पूछा जाएगा किसके दरबार में आया था, तो बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो पूछा जाएगा उसे किस पद पर रखा गया था, तो उसे काजी के पद पर रखा गया था। अच्छा, ये एक बात है, ये छोड़ी देवल गल हमने, इब्न बतूता जो पुस्तक रहे ना, पुस्तक वो नाम रहे रेहला,
वो पुस्तक का नाम रहे, रेहला नाम रहे। ठीक, तो याद रखिए इब्न बतूता पुस्तक का नाम रेहला, मोरक्को का निवासी था, आया था भारत, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, दिल्ली का काजी पद नियुक्त किया गया था, बाद में उसे चीन भेज दिया गया दूत बनाकर। तो देखिए जो साहित्यिक इतिहास है, जो प्राचीन स्रोत उसका है, ये हमने खत्म कर दिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के भारत के। तब तक के लिए धन्यवाद।